जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राज गुप्ता है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मंथ स्टडी प्लान फॉर डिफेंस एस्पिरेंट, बाय विच आई मीन CDS, NDA एंड FCAT। मेजरली दीज 3 सब्जेक्ट। अदरवाइज आप फॉलो कर सकते हो स्ट्रेटेजी, किसी के लिए भी यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी है। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम में करेगी, किसी भी एग्जाम में ये आप अप्लाई कर सकते हो और आपको रिजल्ट्स 100% श्योर मिलेंगे। अब क्या एडवाइस है मेरी? पहली तो यही है कि 1.5x पे देखना ताकि आपका टाइम बचे और जल्दी से वीडियो खत्म भी हो जाए और बोरिंग भी ना लगे। तो ये था। अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मंथ वाइज डिवाइड कर रखा है। पहले मंथ की अगर बात करूं तो फाउंडेशन एंड बेसिक्स। अब फाउंडेशन एंड बेसिक्स से मेरा मतलब ये है कि आपको कुछ तो पता होना चाहिए इन एग्जाम्स के बारे में, कुछ ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कुछ बुक्स की जैसे एनसीईआरटीज वगैरह आपने एक बार थोरोली पढ़ रखी हो। अगर नहीं भी पढ़ रखी हो तो आप अपना 100% एफर्ट दो। अगर कोई 50% दे रहा है, 60% एफर्ट दे रहा है, तो आप 120 दो टू क्लियर दिस एग्जाम इन 3 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट विद एक्सट्रीम एफर्ट्स, विद स्मार्ट वर्क, विद हार्ड वर्क। तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, बट अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी ये सारी चीजें जो मैं बताऊंगा। पहला फाउंडेशन एंड बेसिक, और उससे मतलब मेरा ये है कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न समझना पड़ेगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि यार एग्जाम पैटर्न मतलब क्या? हमें तो पता है कि 3 पेपर CDS में होते हैं, विच इज इंग्लिश, मैथ्स एंड जीके या GS हम कह लेते हैं जिसे। और FCAT में हमें पता है 1 डे एग्जाम होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, GS एंड इंग्लिश। NDA में भी सेम, मतलब 3 अलग अलग पेपर होते हैं। तो हमें तो पता है ये सारी चीजें। अब क्या समझे हम एग्जाम पैटर्न में? तो एग्जाम पैटर्न में समझने का मतलब ये था कि चेक करिए कि भाई कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इको से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से कितने आ रहे हैं, जियो से कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री में कौन से सेक्शन से ज्यादा आ रहे हैं, एंशिएंट से ज्यादा आ रहे हैं या फिर मॉडर्न से ज्यादा आ रहे हैं या मेडिवल से ज्यादा आ रहे हैं। ये आपको खुद एनालाइज करनी पड़ेंगी चीजें, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? PYQ, जिसके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। 1 शॉट वीडियोस आर गोइंग टू कम वेरी सून। सिलेबस भी उसका, मतलब शेड्यूल भी उसका लॉन्च हो जाएगा जल्दी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे शेड्यूल लॉन्च होगा वहाँ का। सेकंड स्टेप क्या करना है? पहले महीने में आपको फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना है। फॉर एग्जांपल जीके में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया। करंट अफेयर्स हो गया, या जो मेन सब्जेक्ट्स थे एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, ये सारे मेन सब्जेक्ट हैं, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप NDA दे रहे हो या फिर CDS दे रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो बैकग्राउंड होगा वो साइंस होगा, मोस्ट प्रोबेबली। अब तो हर फील्ड के बंदे आ रहे हैं, बट जनरली 70-80% होते हैं साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो उनको मैं मानता हूँ कि फिजिक्स वगैरह क्लियर होगी, फिजिक्स, बायो हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। बट फॉर अ नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि साइंस की बेसिक बुक उठाओ 9th-10th की, उसके बाद 11th-12th पे जम करो। बट इनिशियली स्टिक टू 9th एंड 10th, उसके बाद आप कहीं और आगे बढ़ना। रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे। इन कोर सब्जेक्ट पे फोकस करो। ऑब्वियसली जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इस तरीके से है कि आप इन्हीं पे फोकस कर पाओगे। दिस इज इट। नाउ मैं एक और चीज बता दूं, इसमें रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा मैं, भी टेंशन मत लेना, रिसोर्सेज भी आएंगे, नो इश्यूज एट ऑल। डेली टाइम एलोकेशन किस हिसाब से कर सकते हो आप? फर्स्ट मंथ में 4 से 5 आवर्स ऑफ स्टडी, 1 to 2 आवर्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। क्योंकि किसी भी डिफेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए या किसी भी यूनिफॉर्म एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यू नीड फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे और भी फायदे हैं, बट ये हमारी फिजिकल फिटनेस की क्लास नहीं है, तो मैं बस बता रहा हूँ कि आपको टाइम देना पड़ेगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम शुड बी डिवोटेड टू फिजिकल फिटनेस ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इज एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स, इसको भी टाइम देना पड़ेगा। अब देखो 4 to 5 आवर्स उसके लिए हो सकता है जिसने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम पहले से दे रखा है इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। बट अगर आप न्यू हो, आप चाहते हो कि 3 महीने में निकालूंगा, तो दिस कैन बी इंक्रीज्ड टू 10 आवर्स अ डे। दिस इज ओनली फॉर द वर्किंग पीपल्स की 4 से 5 घंटे दो, दैट इज इट, आप निकाल लोगे विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर अगर आप वर्किंग हो तो। बट अगर आपको एक होता है ना आइडियलिस्टिक चीज करनी है कि 3 महीने में निकालना है, तो यू शुड डिवोट एटलीस्ट 8 आवर्स। क्लियर है? तो इधर डेली टाइम का एलोकेशन आप 4 से 5 घंटे अपने हिसाब से डिवोट कर सकते हो। अब अगर आपको लगता है कि मेरी ज्योग्राफी अच्छी है, मेरी इको अच्छी है, जो भी चीज अच्छी है उसको थोड़ा होल्ड पे रखो, अपने वीक पॉइंट्स पे ध्यान दो। आपको पता कैसे चलेगा आपके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं? तो दैट इज मॉक टेस्ट। सारी चीजें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी आपको, धीरे धीरे अपडेट मिलता रहेगा, तो प्लीज फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है, सो यू कैन चेक इट आउट। सेकेंड मंथ में आती है एडवांस प्रिपरेशन। फर्स्ट में तो हमने फाउंडेशन कर ली, सेकेंड में आएगी एडवांस प्रिपरेशन। एडवांस से मेरा मतलब है कि ये जीके, मैथ्स, इंग्लिश में हम एनसीईआरटीज पढ़ रहे थे, अब आपको पढ़नी है क्या? रेफरेंस बुक्स।
कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है मैं बता देता हूँ अभी। रेफरेंस बुक्स ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। पॉलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पॉलिटी में सब फॉलो करते हैं लक्ष्मीकांत, या फिर हम बात करें डी डी बासु। तो ये दो बुक्स हैं जो हर कोई रेफर कर रहा है आजकल, तो आप ये कर सकते हो इन शॉर्ट, या फिर मेरे नोट्स कर लेना रेफर यार, जल्दी टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, वो भी मिल गए होंगे एटलीस्ट अब तक तो चेक कर लेना टेलीग्राम पे, नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये 3 चीज़ों को आप सप्लीमेंट कर सकते हो। क्लास 11th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, ये मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ। पॉलिटी के सोर्सेज ये थे। ज्योग्राफी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटीज आर इनफ, नो नीड टू पिक एनी अदर रेफरेंस। अगर कोई ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है तो सर्च ऑन इंटरनेट कि भाई मेरे को ये चीज़ टॉपिक समझा दो, समझा देगा। क्लियर है? नो नीड टू लुक हियर एंड देयर एंड यू नो, आपको बहुत दिक्कत होगी। प्लीज़ उस झंझट में मत पड़ना कि मेरे को रेफरेंस बुक ही चाहिए, नहीं चाहिए होती इन एग्जाम्स में। मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला काम किसी भी प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले होना चाहिए कि भाई मैं रेफरेंस देखूं कि मुझे कौन सी चीज़ पढ़नी है, मैं जिसके लिए तैयार कर रहा हूँ उसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं, किस IQ के आ रहे हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, तब जाके हमें कूदना चाहिए मैदान में। क्लियर है? नेक्स्ट, इसमें डेली टाइम एलोकेशन वही है, 5 to 6 आवर्स फोकस्ड स्टडी, 1 to 2 आवर्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब इसमें कर क्या सकते हो, अब ये 5-6 घंटे को बढ़ा के 6-8 घंटे कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम भी धीरे धीरे पास आने लग जाएगा, तो ऑलरेडी वो एंजाइटी होने लग जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, बट दिस शेड्यूल इज फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। क्लियर है? या फिर आप वर्किंग हो तो उनके लिए ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उनके पास टाइम इतना होता है, वो इतना ही दे सकते हैं, कभी कभी इतना भी नहीं दे पाएंगे। तो दिस इज फॉर दैट। अगर कोई पूरे दिन घर पे बैठा है तो ऑब्वियसली आप अपने स्टडीज को और थोड़ा रिग्रेस कर सकते हो, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट एंड थर्ड स्टेप, फाइनल रिवीजन एंड टेस्ट प्रैक्टिस। क्लियर है? तो इसमें आपको ये नहीं देखना कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको अप्लाई करना है आप। क्योंकि बहुत से लोगों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है, उनके पास नॉलेज तो होती है बट क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वाला पार्ट है, वो थोड़ा वीक है। अगर ये वीक होगा तो बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है ना आजकल कि आपको अपनी जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ नहीं करोगे, चलो यहाँ निकल जाओगे, बट एसएसबी में करना पड़ेगा अपनी नॉलेज को जो है अप्लाई, वहाँ पे करना पड़ेगा नहीं, वहाँ पे बाहर हो जाओगे। स्टेज 2 है, रिटर्न स्टेज 1 है, स्टेज 2 इज योर एसएसबी, तो वहाँ पे लैग करोगे। और यहाँ पे भी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि भैया मेरा रिटर्न निकलने वाला है, अब मुझे एसएसबी के लिए जाना है। सो वहाँ एसएसबी के लिए भी हमें गाइडेंस देते हैं, टेलीग्राम पे ही आपके क्वेश्चन जो हैं आप सेंड कर सकते हो एंड वी विल रिप्लाई योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। जनरल टिप्स यार नॉर्मल है, जो हर कोई देता ही है कि स्टे कंसिस्टेंट, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखो, फोकस ऑन हेल्थ एंड स्टे अपडेटेड ऑन द टेलीग्राम चैनल बेसिकली। तो ये चीज़ें थी। नेक्स्ट अब आती है मेन चीज़ कि भाई मेन चीज़ इन द सेंस कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अपना शेड्यूल मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे स्टार्ट करें किससे ना करें, अगर इन सारे डाउट्स को आप क्लियर कर रहे हैं तो देयर इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन विच इज बैरेक्स बडी। तो ये हमारा इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है एक्चुअली। तो वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। आप सिर्फ एनरोल करो, आपको सारी चीज़ें हम देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि एक पेपर हमने अगर CDS 1 के लिए आपको एनरोल किया है तो हम 1 तक ही साथ देंगे, हम आपको 2 तक भी साथ देंगे, नेक्स्ट ईयर भी साथ देंगे। वैसे तो जाओगे नहीं वहां तक क्योंकि हो जाएगा उससे पहले ही, दैट इज फॉर श्योर। बट होता है कि आप अगर सेकंड ईयर में हो अभी और आपने एनरोल कर लिया तो आपको लगेगा कि 3rd ईयर के बाद मुझे पेपर देना है, तो हम तब तक भी साथ में रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कोर्स की ये लगती है मुझे, 24/7 वी आर देयर फॉर यू, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एवरी टाइप ऑफ नीड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, विच इज रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल नाउ, यू कैन ऑब्वियसली रजिस्टर, एंड जो लिंक है वेबसाइट का वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। एंड कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सो सिंपली गो टू द www.barracksbuddy.com, क्रिएट एन अकाउंट एंड साइन अप, नेविगेट टू द कोर्स सेक्शन एंड एनरोल। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप पहली बात ये जाके देख लो, 2-3 मिनट की वीडियो होगी, 3 या 4 मिनट की होगी मैक्स। सो यू कैन गो देयर एंड वॉच कि किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हो। एंड प्रॉमिस है ये हमारा कि भाई हम 100% श्योर हैं इस बात को लेके कि यार कहीं ना कहीं आपको लगवा के छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे।
साथ हमेशा रहेगा, हम अपने वर्ड से नहीं पीछे हटेंगे, दैट इज फॉर श्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ, बाय बाय।